हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। और आज आप लोग के सामने एक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें कि हम लोग को जियोमॉर्फोलॉजी का एक एक टॉपिक हम लोग ख़त्म कर लिए हैं साथ में मिल करके। और जियोमॉर्फोलॉजी का जो बीपीएससी का सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में किस तरह से पूछता है वो हम लोग साथ में कवर कर चुके हैं। और हम लोग अभी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किए हैं, देख रहे होंगे जियोग्राफी ऑप्शनल का क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किए हैं। इसका आज पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो इसमें एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका ऑरिजिन के बारे में, इसका कंपोजिशन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब किताब में पढ़िएगा ना तो आपका स्ट्रक्चर जब कहीं कहीं भी किताब में पढ़िएगा ना तो इस तरह से सेग्रीगेट करके आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। 3 स्टेज में सेग्रीगेट करके कि इसका टेम्परेचर का सेग्रीगेशन, डेंसिटी का सेग्रीगेशन और इसका फिर अलग से इसका जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है उसका सेग्रीगेशन। तो इस तरह से आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अब स्टार्ट करने से पहले मतलब ये मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि ये है कि आप माहौल है, अभी छठ का माहौल है तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को, जो लोग मना रहे हैं या ना मना रहे हैं सबको, मतलब कि हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा का पहला दिन था, मतलब आज शाम वाला जो अर्घ पड़ता है दिन था। सब लोग गए होंगे, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा इधर भी आप लोग एंजॉय कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे जितना कम से कम समय में 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या बनेगा ही। एटमॉस्फेयर के बारे में 3 चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, शॉर्ट में कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना बताओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऑरिजिन। तो एटमॉस्फेयर जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना, उसका ऑरिजिन कैसे हुआ। तो ये देखते हैं ना कि सबसे पहले इसको समझने से पहले एटमॉस्फेयर है क्या ये देखते हैं। तो ए मल्टी लेयर गैसेस, ए मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मल्टी लेयर्ड गैसेस, मतलब कि बहुत सारे लेयर का गैस है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही गैस है, बहुत सारा लेयर, बहुत सारा इसमें है, बहुत सारा गैसेस है। तो मल्टी लेयर्ड गैसेस, गैसेस का क्या है, एक इन्वेलप है। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, जैसे अर्थ है चारों तरफ से हमारे सब कुछ हम सराउंडेड है गैस से, हम लोग का जो एक इन्वेलप है जो हम लोग का घेरे हुए है। तो वही है मल्टी लेयर्ड गैसेस इन्वेलप सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ, जो कि अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जो एटमॉस्फेयर है ना, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर चले जाते हैं तो एटमॉस्फेयर मतलब कि हम लोग का खत्म होते चला जाता है, नीचे ज़्यादा डेंसिटी है एटमॉस्फेयर का, है ना। तो यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर जाएंगे ना ऊपर की तरफ, तो 30 से 40 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से हमारा परसेप्टिबल है, मानी विजुअल है। यहाँ तक हम जाएंगे ना तो यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर विजुअल है। इसके बाद है तो मतलब कि मान तो सकते हैं कि 1000 किलोमीटर तक है एटमॉस्फेयर, लेकिन जो विजुअल है ना, जो हम समझते हैं, देखते हैं, महसूस कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को, वो 30 से 40 किलोमीटर ही है। ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन, उसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ एटमॉस्फेयर। और देखते हैं कि एटमॉस्फेयर बना कैसे। यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि ऑरिजिन हुआ एटमॉस्फेयर कैसे। तो सोचो, जब अर्थ बना हुआ होगा, पढ़ा होगा कि मतलब कि बहुत सा थ्योरी है ना, बहुत सा थ्योरी है। उसमें से हम लोग मतलब कि हम लोग बहुत सा मतलब कि थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसमें से हम लोग पढ़ते हैं कि नेबुला से हमारा अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है। तो नेबुला से उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जब शुरू में एक्चुअली जब अर्थ था तो उसमें हमें एक रिएक्शन हो रहा था, माने इसका धीरे धीरे कूलिंग हो रहा था, ठंडा हो रहा था इसमें। हाँ, क्या कर रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी। हाँ, बिग बैंग थ्योरी, बहुत सा थ्योरी है। उसमें से बिग बैंग थ्योरी सबसे मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे लेटेस्ट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बहुत सा थ्योरी है, तो थ्योरी पर नहीं जाएंगे इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं बस वो सबका। बस कह रहे हैं कि जो अर्थ जो फॉर्मेशन हुआ है ना, तो एक नेबुला फॉर्म में स्टार्टिंग में था, वो धीरे धीरे बहुत हीट था यहाँ पे, वो धीरे धीरे एक रिएक्शन उसका हो रहा था, धीरे धीरे कूलिंग हो रहा था, ठंडा हो रहा था। और ठंडा होने के प्रोसेस में क्या होगा, अब ठंडा होगा तो जो गैस वगैरह है उसे रिलीज होगा, जो हीट वगैरह है रिलीज होगा, तो उसका जो हार्डर पार्ट हो गया। जैसे कि तुम देखोगे ना, जो हमारा कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, तो सबसे जो हार्ड वाला पार्ट है ना, नीफे निकेल और फेरस, जो सबसे हार्ड होता है वो उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो सब अंदर चला गया, है ना। उसके बाहर में रह गया हमारा क्या, सियाल सीमा आ गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम आ गया। उसके बाद सिलिकॉन एल्युमिनियम आ गया जो उससे हल्का है। उससे भी हल्का क्या है हमारा, गैस है, वाटर वेपर है ना, ये सब है। तो ये सबसे ऊपर आ गया। तो हमारा जब अर्थ देखोगे ना, तो इस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन है ना, इस तरह से हम लोग पढ़े थे ना, इस तरह से अर्थ के बारे में। तो ये कोर था, ये क्रस्ट था,
सॉरी ये मेंटल था, ये क्या था, क्रस्ट था। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, यहाँ पे नीफे है, यहाँ पे सीमा है, यहाँ पे सियाल है, और इसके ऊपर क्या है, गैसेस है। ये सब अर्थ का फॉर्मेशन में ही तो हुआ है। जितना हार्ड पार्ट था यहाँ चला गया, उससे हल्का जो था डेंसिटी हल्का था उसको ऊपर आ गया, उससे हल्का यहाँ आ गया। सिलिकॉन एल्यूमिनियम तो हल्का ही होगा ना इसके रिस्पेक्ट में, फेरस के और आयरन के रिस्पेक्ट में। अब गैस सबसे हल्का तो सबसे ऊपर आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ ना, जो हल्का जो जैसे गैस था स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि हाइड्रोजन हीलियम बाहर आया। हाइड्रोजन हीलियम बहुत ही हल्का होता है, सबसे हल्का गैस है। तो हाइड्रोजन हीलियम बाहर आया। तो उस समय में क्या था ना कि अभी तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, क्योंकि अर्थ का धीरे धीरे मैग्नेटिज्म है, मतलब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ग्रेविटेशनल है और सब कुछ है जो कि उसको अर्थ को एटमॉस्फेयर को बांध कर रखता है। उस समय में अर्थ का एटमॉस्फेयर उससे बना नहीं था, उस समय में ऐसा कुछ था नहीं। तो उस समय में क्या था ना कि जो हाइड्रोजन हीलियम जो निकला ना, वो धीरे धीरे अदर जो प्लानेट है ना उसका अट्रैक्शन के कारण और बहुत ज्यादा लाइट होने के कारण ना ये धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया। मतलब ये अर्थ पे रहा ही नहीं, एटमॉस्फेयर। जो पहला बार जो हमारा जो हाइड्रोजन हीलियम जो निकला, जो ठंडा होने कूलिंग प्रोसेस में एटमॉस्फेयर अर्थ का, वो रहा नहीं, वो चला गया। वो मतलब कि अदर जो प्लैनेट है उसको अट्रैक्ट कर लिया और ये यहाँ से ये इसका एटमॉस्फेयर से छोड़ के निकल गया इसका एटमॉस्फेयर को। उसके बाद फिर क्या होता है, डिगैसिंग मतलब क्या है, वही प्रोसेस। गैस मतलब कि जो अर्थ का जो कूलिंग प्रोसेस है उसमें से फर्दर जो कुछ गैस निकल रहा है। और उसके बाद जो उसका जो वोल्केनिज्म हुआ, वोल्केनिज्म में क्या होता है, वोल्केनिज्म में होता है ना कि वोल्केनिज्म में कुछ वोल्केनिज्म में कुछ, हाँ फ्यूमरोल्स भी, या फिर ऐसे भी वोल्केनिज्म भी होता है। जहां देखोगे वोल्केनिज्म होता है वहां पे क्या निकलता है, गैस वगैरह निकलता है। उसमें से वोल्केनिज्म गैस में क्या क्या निकलता है, CO2 है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2S है, ये दोनों सल्फर का कंपोनेंट होता है। आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, CH मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर है, बहुत सारा चीज निकलता है, बहुत सारा चीज निकलता है। अब ये सब चीज निकल रहा था तो सोचो, माने कि अभी अर्थ बन रहा है, हम लोग कहाँ पे हैं, अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में। ये तो गैस आया लेकिन ये उड़ गया, अब फिर से एटमॉस्फेयर बनेगा कैसे, देखो वोल्केनिज्म तो हो रहा था कंटिन्यूअस, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में पढ़ाए हैं कि कहीं कहीं कन्वेक्शनल सेल आया तो उसको तोड़ दिया प्लेट को, और तोड़ करके बाहर आ गया, वोल्केनिज्म आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर वेपर भी आया था, वोल्केनिज्म आता तो वाटर वेपर भी आता है। जो वाटर वेपर आएगा वो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर वेपर ऊपर जाएगा धीरे धीरे। तो अर्थ तो बहुत ज्यादा हीट था, उसको ऊपर उठा, तो ऊपर उठा क्या होगा, वाटर वेपर कंडेंस होगा तो क्या होगा, रेन होगा, वर्षा हुआ। पहली बार धरती पर वर्षा हुआ, महसूस करो, पहली बार धरती पर वर्षा हुआ। और जो वोल्केनिज्म हुआ तो वाटर वेपर ऊपर हो गया, धीरे धीरे वाटर फॉर्म में धीरे धीरे कंडेंस होकर नीचे आया, नीचे गिरा। जहां मतलब अर्थ फॉर्मेशन में जहां इस तरह के कुछ जहां गड्ढा तब दिखा होगा उसमें पानी जमा हो गया, धीरे धीरे ओशन बना दिया। समझ रहे हो ना, ओशन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से CO2 भी तो निकला था, तो CO2 क्या करेगा ना कि धीरे धीरे CO2 कार्बोनिक एसिड बना देगा धीरे धीरे, और जो ये ओशन में चला जाएगा, तो ओशन में कार्बोनिक एसिड बनाएगा, पानी के थ्रू बह करके चला जाएगा ना, वर्षा होगा तो पानी के थ्रू बह के ओशन में चला जाएगा। आज जो हम लोग का जो मेजर जो CO2 है ना, जो मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ CO2 है ना, वो ओशन में हम लोग का है, और उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लू कार्बन बोलते हैं। हम लोग उसी को ब्लू कार्बन बोलते हैं, क्योंकि वाटर ब्लू होता है, ओशन को ब्लू बोलते हैं हम लोग। ब्लू इकोनॉमी बहुत पढ़ते हैं ना हम लोग, ओशन का नहीं पढ़ते हैं, हाँ। ब्लू इकोनॉमी, तो वहाँ ब्लू कार्बन हो जाएगा। उसके बाद अब देख लिए हम लोग कि वाटर कैसे बना, हम लोग देख लिए वाटर वेपर से वाटर बना, तो CO2 तो आया था, उससे हमारा ओशन में चला गया, ओशन में हमारा CO2 वगैरह चला गया है। अब ओशन में CO2 चला गया है तो ओशन में क्या होगा ना कि ओशन में CO2 वगैरह गया ना, तो ओशन में जैसे कि कुछ ऐसे जीव जंतु बनेंगे जो कि CO2 को यूज करेंगे। तो फिर कुछ प्लांट वगैरह आया होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह या कुछ ऐसा चीज आया होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, वहां से धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, वाटर में ओशन में CO2 है, वहां से फोटोसिंथेसिस हुआ और वहां से हमारा O2 बना। ठीक है ना, अब धीरे धीरे O2 बना इस तरह से। यहाँ तो नाइट्रोजन तो निकला ही था यहाँ से, तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में सारा गैस आने लग गया। नाइट्रोजन भी हो गया, CO2 भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया हमारा। ठीक है ना, ऑक्सीजन भी हो गया। सल्फर कहाँ से, सल्फर तो यहाँ से निकल ही रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ से सल्फर आ गया। सल्फर आज जो हम लोग का क्या, सल्फर हम लोग कहाँ से लेते हैं, रॉक से लेते हैं। जो भी सल्फर आया धीरे धीरे रॉक के फॉर्म में जहां तहां डिपोजिट हो गया। तो इस तरह से देखोगे ना, तो हमारा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बनने लगा। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया।
और हम लोग का CO2 है एटमॉस्फेयर में से हम लोग का 0.003% है। जब कंपोजिशन पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि 0.003%। इतना कम क्यों है? इतना कम इसलिए है ना क्योंकि मेजर CO2 जो है हमारा तो ओशन में चला गया है। हमारा जो मेजर CO2 जो है ओशन में चला गया, तो CO2 बहुत ही कम बचा है और O2 है। इस तरह से हम लोग का ना एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ गैसेस, एरोसॉल्स और वाटर वेपर, सारा चीज का एक बैलेंस, हमारा बैलेंस जो भी हम लोग का दिखता है ना, जितना कंपोजिशन बैलेंस फॉर्म में हम लोग का आज जो दिख रहा है वो हम लोग का एटमॉस्फेयर बना। ठीक है ना, समझ रहे हो ना कैसे कैसे ऑरिजिन हुआ है? ये इसका ऑरिजिन हो गया। फिर कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन में बेसिकली क्या होता है कि क्या क्या चीज से बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर। तो हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली, हमारा एटमॉस्फेयर क्या 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 चीज से बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या चीज से बना हुआ है? 3 चीज से बना हुआ है। क्या क्या है उसमें? गैसेस है, गैसेस है, एरोसॉल है, वाटर वेपर है। ठीक है, तो और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज है जो कि वो तो पॉल्यूटेंट में आ जाएगा ना। अगर एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर जिसका बना हुआ है उसके अलावा भी तुम अगर कुछ ऐसा गैस बना दोगे, तुम अपना ह्यूमन यूज के लिए तुम ऐसा सा गैस बना लो जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन है, या CO2 का अमाउंट ही हम लोग कुछ किसी कारण से बढ़ा देंगे, 0.03 की जगह 0.04, 0.05 कर देंगे, वो तो पॉल्यूटेंट है। CO2 अगर हमारा जो जितना अमाउंट में हमको रहना चाहिए एटमॉस्फेयर में उतना में है, तो ये हमारा हेल्थ मतलब हमारा मतलब कि हेल्दी है। ये हमारे हेल्थ के लिए मतलब कि ह्यूमन बीइंग के लिए या प्लांट के लिए जो भी है ये हेल्दी है। इससे ज़्यादा जो बढ़ जाएगा तो वो तो फिर पॉल्यूटेंट हो जाएगा ना ये। तो ये तो पॉल्यूटेंट तो बहुत सारा चीज हो सकता है। मेन जो इसका जो कंपोजिशन है, गैस है, एरोसॉल है और वाटर वेपर है। इसके अलावा जो भी है वो पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट का एग्जांपल हो गया CFC हो गया, HFC हो गया, और भी बहुत बहुत सारा हो गया। CO2 का एक्सेस अमाउंट आ गया तो पॉल्यूटेंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि गैसेस देखते हैं। तो गैसेस में एयर है, तो एयर में देखते हैं ना कि हम लोग का नाइट्रोजन जो है कितना होता है? 78% होता है। ठीक है ना, तो ये पूरा 100% हो गया। तो 100% में 78% ऐसा है कि यहाँ तक 78% ये मोटा मोटी मान लेते हैं कि 78% है। ठीक है, इसमें से 78% नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, और 21% ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑर्गन होता है 0.96%। बाकी CO2 0.03 तो सबको पता होता है ना। बाकी अदर गैसेस होता है तो सबको पता होता है, इसमें से कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं ना कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जो वेदर जो होता है ना, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका कुछ आगे यूज बताएंगे। जो हमारा जो वेदर का जो बनता है, हमारा जो वेदर है हमारे पास, वो किस किस चीज का, उसका मतलब कि उसका जो मेन एलिमेंट्स क्या क्या चीज होता है, क्या क्या चीज पे वेदर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है ना। टेम्परेचर बनेगा, अगर बढ़ेगा तो वेदर हमारा चेंज हो जाएगा। हमारा यहाँ पे मतलब कि एरिड रीजन टाइप का बनाएगा, मतलब कि जो हमारा गर्म ज़्यादा मतलब गर्म वाला अति वेदर हो जाएगा, मौसम हो जाएगा, ठंडा का मौसम हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का ह्यूमिडिटी कैसा है, विंड कैसा है, प्रेशर कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा है, क्लाउड कैसा है, बहुत सारा फैक्टर है, सब एलिमेंट्स है वेदर का। ठीक है ना, और ये सब जो एलिमेंट्स है वेदर का ना, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, जो हमारा गैस का जो 99.9% जो हमारा, सोचो ना 78%, 78 किस कितना होता है? 99 होता है। 99.96 हो गया, 99.9 हो गया ना, 99.9 से भी ज्यादा, 99.9 मतलब 99.96 कह सकते हो। तो सोचो ना 99.9% जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो गैस का जो कंपोजिशन है वो है ना, वो कोई रोल प्ले नहीं करता क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। क्लाइमेट कंट्रोल का जो प्रोसेस है ना उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि ये सब है ना, ये सब के चेंजिंग में कोई रोल ज्यादा प्ले नहीं करता है। आर्गन है, इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, ऑक्सीजन है तो रिएक्शन करता है, तो ये सब चीज में ज्यादा एक्शन प्ले नहीं करता, क्योंकि ये सब चीज क्या है? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, रेनफॉल है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह जो ट्रैप करता है अति सोलर हीट को, वो धीरे धीरे जब हमारा अर्थ जो है हीट को छोड़ता है जब हमारा, तो क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको ट्रैप कर लेता है हीट को, एटमॉस्फेयर में उसको रखता है बना करके। इससे तो होता है तो सब टेम्परेचर वगैरह सब जो बाकी जो गैसेस है ना, CO2 या अदर जो गैसेस है ना, या अदर जो अदर कंपोनेंट, CO2 के अलावा जो अदर कंपोनेंट जैसे कि एरोसोल हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस में आता तो है। तो ये सब का मेन रोल है। जो बाकी 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है ना, जो गैसेस का, वो इसको रोल प्ले नहीं करता, इसलिए समझाने के लिए ये। उसके बाद बी में देखोगे एरोसॉल है। तो एरोसॉल में क्या होता है? एरोसॉल में कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड ना, जो कि हमारा गैसेस में हमारा ना मतलब कि मिक्स है। जैसे गैस है हमारा एटमॉस्फेयर में, बहुत सारा गैस है, उसमें कि अगर हमारा डस्ट मिला हुआ है, डस्ट क्या है? सॉलिड पार्ट है, तो उसको हम बोलेंगे कि एरोसॉल हो गया, डस्ट। फिर उसके बाद फॉग में क्या होता है? हमारा मतलब कि एयर है, उसमें हल्का हल्का वाटर मॉलिक्यूल्स हल्का हल्का फॉग में रहता है ना, उड़ते रहता है। ठंडा के दिन में देखते हो फॉग वगैरह रहता है,
तो क्या होता है, एयर में ही हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया है, तो उसको फॉग बोलते हैं। तो ये सब डस्ट, फॉग, सॉलिड, कोई भी लिक्विड, दोनों दोनों अगर कहीं हमारा गैसेस में आ गया, कोई भी एक गैस में सॉलिड हो या गैस में लिक्विड हो, उसको एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखने का तरीका है सॉलिड इन एयर या लिक्विड इन एयर। एरो मन एयर होता है ना, एरो मन एयर होता है ना, और सॉल मतलब क्या हो गया, सॉलिड इन एयर या लिक्विड इन एयर, ठीक है ना। उसके बाद वाटर वेपर, तो वाटर वेपर तो पता ही है कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, इवन CO2 से ज्यादा रोल प्ले करता है ये वाटर वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कंपोनेंट है ये। इसके बाद ही बहुत कुछ गैसेस आता है। प्रिसिपिटेशन में भी तो करता है ना, वाटर वेपर जितना रहेगा गैस के फॉर्म में जाएगा, ऊपर जाएगा, प्रिसिपिटेट होगा, बारिश होगा, हमारा पूरा हर चीज वाटर साइकिल वगैरह कंट्रोल करेगा ये। तो ये सबका तो समझ में आता है ना। तो ये कंपोजिशन हो गया हमारा, कंपोजिशन समझ में आ गया ना, बताओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये पूछता है, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो किताब में तो बस खाली जब किताब पढ़ोगे ना तो ये सिर्फ यही मिलेगा। अब कहीं कहीं ये दिखता है, लेकिन सेग्रीगेट करके नहीं लिखता है। अब इसमें हम कर रहे हैं ना कि स्ट्रक्चर को ना हम 3 तरीका से देखते हैं। पहला टेम्परेचर का स्ट्रेटिफिकेशन, डेंसिटी का स्ट्रेटिफिकेशन और मिक्सिंग ऑफ गैसेस का या लेयर का जो कहो इसको। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर सर्टिफिकेशन। टेम्परेचर सर्टिफिकेशन में क्या है ना कि टेम्परेचर को हम लोग हेल्प लेकर के कैसे हम लोग अपना एटमॉस्फेयर को स्ट्रक्चर को हम लोग अलग समझ रहे हैं। तो तुम देखोगे ना कि जिसका जो होता है ना कि पहले समझने से पहले ये समझ लो कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें बहुत सारा जो हमारा गैसेस है ना, तो उसका ना हमारा जो सोलर सिस्टम से जो लाइट आता है हमारे पास में, उसमें बहुत सारा मतलब क्या होता है ना, बहुत सारा अलग अलग किरणें होती है, रेज होता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, गामा रे होता है, एक्स रे होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, अति विजुअल रे होता है, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव होता है और रेडियो वेव होता है। इस तरह से बहुत सारा हमारा जो है ना, बहुत सारा मतलब कि एटमॉस्फेयर में हमारा बहुत सारा क्या होता है, वेव्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है ना, ये जितना सारा वेव्स है, ये याद रखने का ठीक है, गैक्सू बीमार करके, GAXU गैक्सू बीमार, तो याद कर सकते हो इस तरह से, गैक्सू बीमार। तो ये जो मतलब कि जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे ना, तो एनर्जी बढ़ते जाता है और पेनिट्रेटिंग पावर जो है ना, पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ते जाता है, बट लेमडा है ना वो घटते जाता है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ, लेमडा घटते जाता है जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे। तो अब क्या होता है ना कि ऊपर से जब सनलाइट आता है, तो हमारा जो अर्थ है ना, जैसे कि मान लिया कि सोलर सिस्टम है, ये सन है, और ये हमारा मान लिया कि ये अर्थ है हमारा, ठीक है। और अर्थ पे इस तरह से एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर बना दूं तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये सन है, इस तरह से हमारा अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ से जब सनलाइट जाता है ना, तो सनलाइट क्या होता है, सनलाइट इस तरह से जाता है, रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से वापस आता है ना, इसमें कुछ एनर्जी ट्रैप होता है। तो यहाँ से जब सनलाइट जाता है, सनलाइट में पूरा गैक्सू बीमार रहता है ना, यहाँ पे पूरा जाता है ना, है? तो क्या होता है ना कि गामा रे, एक्स रे और अल्ट्रावायलेट, इसका जो मेजर पार्ट है ना, वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर से पहले ही, या मान लेते हैं ना कि यह स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इससे पहले ही ना ये ऑब्जर्व हो जाता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेयर इसको ना ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर से पहले ही, स्ट्रेटोस्फेयर के बहुत पहले ही यहीं पे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो जाता है ये। कुछ अल्ट्रावायलेट आगे पार करता है, तो जिसको स्ट्रेटोस्फेयर है ना, उसका जो ओजोन है ना, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इस स्ट्रेटोस्फेयर से पार करता है क्या, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो ये जो यहाँ है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इसका क्या होता है, लेमडा क्या होता है, ज्यादा होता है ना। और स्टार्टिंग वाले का लेमडा क्या होता है, कम होता है, वेवलेंथ कम होता है। नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए तो हम लोग कहते हैं इसमें एनर्जी इक्वल टू एनर्जी होता है, हाँ, इसके अपॉन लेमडा। तो वो तो ठीक है, उतना देख समझ जाओ, बस सीधे समझो कि हम लोग जो मतलब कि जो सन से जो लाइट आता है ना अर्थ पे, जो आता है ना, तो हम लोग जो रिसीव करते हैं ना, वो मतलब कि मैक्सिमम जो यहाँ जो हाई पेनिट्रेटिंग जो वेव्स है ना, जो हाई एनर्जी वेव्स है, जो कि हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर से पहले ही कुछ लेयर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। स्ट्रेटोस्फेयर में वही इंटर करता है ना,
मतलब कि ये सब, और इसमें हल्का सा मतलब कि जो हल्का सा अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, यूवी रेज, वो इंटर करता है। ये यूवी नहीं है, ये अल्ट्रा वायलेट है, ये अल्ट्रा वायलेट इसको बोल रहे हैं, विजुअल है, ये यूवी नहीं है ये। तो जो यूवी रेज है ना लगभग ऑब्जर्व हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर से पहले ही, स्ट्रेटोस्फीयर में इंटर करता है हल्का सा अल्ट्रा वायलेट कुछ कुछ जो जो स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद बाकी विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो भी इंटर करता है, उसको भी ये सब करता है ना, तो फिर अर्थ उसको फिर धीरे धीरे क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है अपना। तो इस तरह से है। तो मतलब ये देख रहे हैं ना कि हर जो मतलब कि लेयर है ना उसका उसका मतलब कि हर लेयर का अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ से जाएंगे ना तो क्या होता है ना कि अर्थ का जो ये समझो कि इसका हमारा क्रस्ट है, अर्थ का ये है, ठीक है ना, नीचे वाला पोर्शन अर्थ क्रस्ट है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ से इसको मानते हैं कि पोल है, इसको मानते हैं इक्वेटर है। हम लोग समझ रहे हैं टेम्परेचर का स्ट्रेटिफिकेशन, कि टेम्परेचर जैसे सब बढ़ते जाता है घटते जाता है ना, तो लेयर का जो प्रॉपर्टी है ना चेंज होते जाता है। तो कैसे कैसे टेम्परेचर पे लेयर डिपेंड करता है, ये समझना चाह रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से हम मानते हैं ना कि ये जो लेयर है ना मेरा, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो पढ़ा होगा ना पीटी वगैरह में, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ से जो ये पूरा लेयर है ना, ये सब लेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर ये हो गया थर्मोस्फेयर, ये हो गया एक्सोस्फेयर, ये थर्मोकार्नो भी बोलते हैं, ठीक है। पोल पे जो होता है ना ट्रोपोस्फेयर जो पोल पे होता है ना, पोल पे 6 किलोमीटर का ऊपर होता है ट्रोपोस्फेयर, और इक्वेटर पे ना 16 से 18 किलोमीटर होता है। तो इक्वेटर पे क्या होता है, सोचो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीटिंग होता है इक्वेटर पे। हीटिंग होने के कारण वहां से जो एयर वगैरह गैस वगैरह ना ऊपर उठता है। तो एक तरह से कहो ना कि जो हीट जो ऊपर उठ रहा है ना, एक तरह से जो हीट है ना उसको मतलब कि ऊपर उठ करके ना ज्यादा दूर तक मतलब उसको पुश कर देता है। जो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसको पुश कर देता है। मैंने ऐसे समझो ना कि जितना टेम्परेचर यहाँ पे हमको मिलेगा ना 6 किलोमीटर पे ना, उतना 6 किलोमीटर में मान लो 6 किलोमीटर पे हमको मान लिया कि जैसे कि हमारा अर्थ पे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऊपर जाते जाएंगे, मान लो सपोज कि कहीं पे 10 डिग्री मतलब कि हमारा सपोज मान लो ना कि 5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, या 4 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो जहाँ पे 6 किलोमीटर मिलता है ना, तो यहाँ तुमको बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग बहुत ज्यादा है। जो हीट जो निकल रहा ना इस लेयर को पुश कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर जो हमको यहाँ इस सेम टेम्परेचर लाने के लिए हमको बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा ना, सिंपल समझो। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर, यहाँ पे 16 किलोमीटर के आसपास या 18 किलोमीटर के आसपास। फिर उसके बाद फिर उतना वेट डिफरेंस नहीं आ जाएगा। फिर इसका जो मेन इफेक्ट है नीचे ही रहता है ना, क्योंकि नीचे हीटिंग नीचे से होता है ना, अर्थ के ऊपर जाते जाएंगे तो फिर इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए फिर स्ट्रेटोस्फीयर पे 50 किलोमीटर पे मिलने लगा है, फिर ये मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर पे, और फिर ये एक्सोस्फीयर 800 किलोमीटर जाता है। और 800 किलोमीटर के बाद क्या होता है, एक्सोस्फीयर हो जाता है। 16 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर, 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर, और 80 के बाद 800 तक जाएगा तो क्या जाएगा, 80 के बाद 800 तक जाएगा क्या जाएगा, थर्मोस्फीयर, और 800 के बाद फिर क्या होता है, एक्सोस्फीयर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये देखो कि पोल है, ये पोल है, ठीक है। पोल से इधर इधर जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ना। अब ऐसे ही दिखाएं ऊपर में भी, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, मान लो कि इधर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है ना छोटू, पोल से इक्वेटर की तरफ। तो मान लो कि कहीं यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो देखो दिखाएं, ऐसे जा रहे हैं, माने टेम्परेचर तो इधर बढ़ेगा ना, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इधर जाने टेम्परेचर घटेगा ना। तो दिखा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, माने कि इधर जा रहे हैं, इसके टेम्परेचर इधर है तो इसके इधर जा रहे हैं, माने यहाँ टेम्परेचर कुछ था, यहाँ पहुंचे हैं, टेम्परेचर कुछ घट रहा है ना मेरा। तो ऐसे गए, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ ऐसा रीजन होता है ना यहाँ पे कि जहाँ पे टेम्परेचर ना कांस्टेंट होता है कुछ दूर तक। इसको बाद में समझावेंगे, अभी मत समझो। उसके बाद फिर इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में आओगे ना तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस रहता है, ठीक है ना। और ओजोन जो है ना अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करता है। जब ऑब्जर्व करेगा तो हीट तो होगा ही। तो इसलिए जो इसका ऊपर वाला रीजन है ना स्ट्रेटोस्फीयर का, वो हीट होता है, हीटेड होता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है ऊपर जाएंगे तो, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे ना तो फिर टेम्परेचर घटते चला जाएगा, फिर से टेम्परेचर घटते जाएगा ना। और ये जो होता है ना सबसे मिनिमम टेम्परेचर पे होता है, इसको -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये होता है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, मेसोस्फीयर का ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसको ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्यों ट्रांजिशन जोन? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है और इसमें फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू करता है।
क्योंकि आयनोस्फेयर है, आयंस होगा इसमें, जहां आयंस होगा तो हीट तो होगा ही, आयंस होगा तो हीट होगा ना, क्योंकि ऐसे भी सोलर लाइट से वो चार्ज हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ते चला जाता है, फिर इस तरह से बढ़ते चला जाता है टेम्परेचर वगैरह। ये समझ में आ गया, टेम्परेचर वेरिएशन समझ में आ गया। अब इसका प्रॉपर्टी देख लो। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली जितना भी हम लोग वेदर इवेंट्स देखते हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, या कोई भी वेदर इवेंट्स हो गया, क्लाउड्स हो गया, जो भी क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, या कोई भी वेदर एक्टिविटी होता है ना, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर हमारा जो फ्लाइट वगैरह उड़ता है ना, ट्रोपोस्फेयर से हल्का सा ऊपर में रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर में बादल से क्लाउड जो है ना, क्लाउड से हल्का सा ऊपर उठ के चलता है फ्लाइट वगैरह, जो एयरप्लेन चलता है। वो क्यों? क्योंकि उसको टर्बुलेंस ना मिले, उसको डिस्टर्बेंस ना मिले। अगर क्लाउड में खो जाएगा तो उसको नेविगेशन में प्रॉब्लम होगा ना। तो मतलब कि क्लाउड से हल्का सा ऊपर चलता था कि उसको मतलब कि कोई रेजिस्टेंस ना मिले, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वेदर का जो इवेंट है ना उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए यहाँ पे चलता है हल्का सा, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर में चलता है, ट्रोपोस्फेयर के हल्का सा ऊपर में रहता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर का मेन प्रॉपर्टी क्या है? इसमें ओजोन गैस होता है। ओजोन गैस होता है, क्या करता है हमारा पता ही है कि अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करता है। हम लोग को जो कैंसरस इफेक्ट का जो हम लोग का बहुत सा चीज है, यूवी रेज है ना, अगर हमारे किसी के बॉडी पर डायरेक्ट आएगा ना यूवी रेज, तो कैंसर वगैरह कर सकता है, उसको बॉडी का बहुत सारा सेल वगैरह मार देगा वो, तो इसलिए इससे हमको बचाता है। फिर इसमें क्या होता है? मीजोस्फेयर में क्या होता है? मीजोस्फेयर में हमारा जितना मीटियोराइट्स वगैरह आते हैं यहीं पे सब जल जाते हैं। मीटियोराइट्स वगैरह आता है ना बहुत सारा, जिसको हमारा एस्टेरॉइड्स है, मीटियोराइट्स है, टूट करके ऊपर से नीचे आता है, तो इस लेयर में ही हमारा सब खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना स्ट्रेटोस्फेयर में, कि स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ तो क्लाउड रहता है कि नहीं रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड रहता है कि नहीं रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड रहता है कि नहीं रहता है? क्लाउड रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर अभी बताएं, क्लाउड नहीं रहता है, सॉरी क्लाउड नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण से यहाँ पे मॉइस्चर बनता है। केमिकल रिएक्शन में मॉइस्चर बन सकता है ना, तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण से मॉइस्चर बनता है, और उसके कारण से वहाँ पे क्लाउड बनता है, जिसको बोलते हैं डेड क्लाउड। वही दिखाई देता है प्लेन से, क्लाउड जैसा, डेड क्लाउड। और इसको बोलते हैं या तो डेड क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड भी बोलते हैं। क्या बोल रहा है? यही लेता दिखाई देता है ना प्लेन पे बैठने पे। नहीं, प्लेन पे बैठते हैं तो ट्रोपोस्फेयर वाला रहता है जी। अभी तो बता रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर का जो क्लाउड है, उस क्लाउड से, क्लाउड हम लोग का बहुत हाइट पे रहता है ना, ये ट्रोपोस्फेयर में तो रहता है, उससे ऊपर प्लेन चलता है, तो प्लेन से देखोगे तो ऊपर देखोगे कि नीचे देखोगे? नीचे देखोगे, तो नीचे देखोगे तो ट्रोपोस्फेयर दिखेगा ना, स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से तुमको दिखेगा? ये बता रहे हैं कि बस डेड क्लाउड नैक्रियस क्लाउड होता है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है ना। इसका एक प्रॉपर्टी है, जब आंसर लिखना तो इसमें लिख देना। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, टेम्परेचर इन्वर्ट हो जाता है ना टेम्परेचर इन्वर्जन। और जो ट्रोपोस्फेयर है ना, तो यहाँ पे जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो एक लैप्स रेट होता है। लैप्स रेट ये क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना, टेम्परेचर घटते जाएगा, तो उसका लैप्स रेट होता है क्या? 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। माने कि 1 किलोमीटर यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, तो 6.4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से घट जाएगा, फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे फिर इतना घट जाएगा, इस तरह से घटते जाता है। हमारा जनरल देखा गया है कि लैप्स रेट जो होता है ना 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ओजोन होता है, और यहाँ पे किसी केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है? मॉइस्चर बनता है जो क्लाउड बनाता है, जिसको डेड क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड बोलते हैं। हो गया ना ये सब? ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, और कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बताने का। और मीजोस्फेयर में क्या होता है? मीजोस्फेयर अभी बताए हैं कि मीजोस्फेयर ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर इसका रहता है, तो इसको कूलेस्ट लेयर भी बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये कूलेस्ट लेयर होता है, ठीक है ना, ये कूलेस्ट लेयर होता है। और इसका जो अपर वाला पार्ट है ना, सबसे ज़्यादा कूल होता है, -90 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर घटते जा रहा है तो सबसे ज़्यादा कूल होगा ना ये। और यहाँ पे भी क्लाउड बनाता है, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। क्लाउड तो बना चाहिए सिर्फ यहाँ पे, लेकिन ये आर्टिफिशियल क्लाउड है। ये आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल नहीं, मतलब नेचुरल ही है, बट ये हमारा जो कन्वेंशनल जो मेथड है ना, उससे अलग होकर कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्लाउड बन रहा है, तो इसको नैक्रियस क्लाउड बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्लाउड बनता है, उसको बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, ठीक है ना। यहाँ पे बोलते हैं नैक्रियस क्लाउड, यहाँ पे बोलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। और उसका फिर थर्मोस्फेयर आ गया। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? रेडियो कम्युनिकेशन में जो हम लोग का जो यूज होता है, इसी का यूज होता है ना। रेडियो कम्युनिकेशन में इसी का यूज होता है ना,
हमारा जो रेडियो सिग्नल है यहाँ से तो ट्रांसमिट होकर यहीं से तो हमारा मतलब कि रिफ्लेक्ट होकर हमारा नीचे आता है जो रेडियो वेव्स है। यहाँ पे ना ये जो लेयर है ना थर्मोस्फेयर ना, इसको फर्दर इसको अलग अलग लेयर में बोलते हैं। जैसे इसको अलग अलग लेयर में जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना अलग लेयर में, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर, अलग अलग लेयर में बटा हुआ रहता है, ठीक है ना थर्मोस्फेयर। उसको इतना जानने की जरूरत नहीं है कि इसका जो डी लेयर होता है ना इसको क्लियरली हैवी साइड बोलते हैं। जो डी लेयर है ना इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे D1, D2, D3, F1, F2, F3। तो ये सब जरूरत नहीं है उतना डीप में, बस इतना समझ लो। ये सब समझ में आ गया ना इतना। उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद हम जैसे जैसे यहाँ से जाते हैं ना टेम्परेचर घट रहा, लेकिन कुछ दूर तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसके बाद ये फिर बढ़ना चालू होता है, फिर यहाँ भी कुछ दूर तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसके बाद ये घटना चालू होता है, फिर यहाँ भी कुछ दूर तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद बढ़ना चालू होता है। वो इसलिए ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज ये सब बोलते हैं। हाँ पाउज माने कि टेम्परेचर पाउज हो गया वहाँ पे। ट्रोपोस्फेयर के बाद ये ट्रोपोपाउज माने कि ट्रोपोस्फेयर का यहाँ पे टेम्परेचर पाउज हो गया, यहाँ पे रुक गया, ठीक है ना। ये ट्रोपोपाउज हो गया, उसके ये ट्रोपोपाउज हो गया, ये फिर ये मीजोस्फेयर के बाद जो टेम्परेचर पाउज हो गया ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मीजोपाउज, ठीक है। सॉरी स्ट्रेटोपाउज होगा ना, उसके बाद फिर मीजोपाउज आएगा, फिर आइनोपाउज आएगा। इस तरह से पाउज आता है, ट्रोपोपाउज, स्ट्रेटोपाउज, मीजोपाउज, थर्मोपाउज, आइनोपाउज, इस तरह से। इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारा जो अब ट्रोपोपाउज में क्या होता है, ट्रोपोपाउज में कहीं भी क्या होगा ना टेम्परेचर वैरी नहीं करेगा। और जब टेम्परेचर किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर ये एंड है हमारा मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस है, ये एंड अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर इधर से इधर ट्रांसमिट होगा ना। लेकिन अगर सेम टेम्परेचर पर रहेगा सारा का सारा ये जो ट्रोपोपाउज है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कहीं ट्रांसफर नहीं करेगा इधर उधर। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना वो कहीं लीव नहीं करेगा, छोड़ के हमारा मीजोस्फेयर में नहीं जाएगा, क्योंकि मूव करना ही नहीं देगा उसको। हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ही तो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी, सब इसी एक दूसरे पर रिलेटेड तो है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसको छोड़ने नहीं देगा ये ट्रोपोपाउज, क्योंकि ये एक बैरियर बना के रखता है, ठीक है ना। उस तरह से हर ट्रोपोपाउज है ना एक लेयर को दूसरे लेयर से अलग करके रखता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है, पूछ सकता है कि क्या इसका इंपॉर्टेंस वगैरह है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन। तो डेंसिटी में क्या है ना कि ये तो टेम्परेचर के बाद हम लोग समझ लिए, इसमें टेम्परेचर मेन फैक्टर था, क्योंकि घट रहा बढ़ रहा इसके साथ हम लोग बनाए थे, समझे थे। डेंसिटी देख लो, जैसे जैसे नीचे देखोगे ना, जैसे ऊपर जाओगे ना तो हम लोग का डेंसिटी अलग होते जाता है। नीचे डेंसिटी ज्यादा है, जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी घट जाता है। अब डेंसिटी घट जाता है तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ नीचे किसी गैस का डेंसिटी ज्यादा है, नीचे नाइट्रोजन ज्यादा है, ऊपर ऑक्सीजन कम है या ज्यादा, ऐसे नहीं कहेंगे। नीचे सारे गैसेस का डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कहेंगे ना कि कम एरिया में ज्यादा गैस एक्यूमुलेटेड है, मानी कि मतलब कि डेंस्ड है। और ऊपर जैसे जाएंगे तो रेरिफाइड हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा रेयर हो जाएगा, घनत्व जो है घट जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा, होता है ना ऐसा। तो सारा गैसेस का उसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, आर्गन भी है, सारा ज्यादा है। ऊपर जाते जाएंगे तो सारा कम हो जाएगा, मतलब कि सारा दूर पे हो जाएगा गैस वगैरह। तो एक ऐसा होता है ना, एक पैराबोलिक ग्राफ आता है, मतलब ये इस एक्स एक्सिस पे प्रेशर या डेंसिटी हमारा है, इस पे हमारा किलोमीटर है, डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे हम मतलब कि ऊपर जाते जाएंगे ना, जैसे जैसे देखो 0 डिग्री ऊपर नहीं गए, अर्थ के सरफेस पे हैं, तो हमारा प्रेशर कितना है, एक है, 1 एटीएम प्रेशर हमारा है, या डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो मैक्सिमम डेंसिटी है। यहाँ से 5.6 किलोमीटर ऊपर गए हैं ना, देखो ना पैराबोलिक ग्राफ की तरह घटना चालू हुआ। और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, तो यहाँ तक जब आते हैं ना 5.6 किलोमीटर, तो हमारा 50% एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, मानी कि हमारा 50% एटमॉस्फेयर है ना जो इसके नीचे ही है हमारा, ठीक है। उसके बाद जैसे 16 किलोमीटर तक जाएंगे ना, ये 5.6 है तो 50 है, 16 किलोमीटर जाएंगे ना तो 90% एटमॉस्फेयर हमारा खत्म हो जाएगा, इसके नीचे 90% एटमॉस्फेयर हमारे इसके नीचे है, इसके नीचे हमारा 50% एटमॉस्फेयर है। उसी तरह से 30 किलोमीटर जाएंगे ना तो पैराबोलिक की तरफ भाग रहा है, देखो ना 99% एटमॉस्फेयर इसके नीचे है, 99% एटमॉस्फेयर इसके नीचे है, माने कि 30 किलोमीटर के नीचे 99% एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। माने कि 1% इसके ऊपर है, और 40 किलोमीटर जाएंगे तो 99.9% एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। यही तो बता रहे थे यहाँ पे कि 30 से 40 किलोमीटर ही तो हमारा मतलब कि विजुअल है हमारा एटमॉस्फेयर। 40 किलोमीटर ही तो देखो ना, 30 से 40 किलोमीटर मैंने क्या 30 किलोमीटर पे हमारा 99% खत्म हो गया, और 40 किलोमीटर 99.9% खत्म हो गया, यही तो है। समझ रहा है ना, ये कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा सा अलग से मतलब क्या स्ट्रक्चर ही तो दिखा रहा है ना एटमॉस्फेयर का, ये डेंसिटी वाला स्ट्रक्चर है कि नीचे मतलब कि स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि दिखाना है कि कैसे बना हुआ है। तो ये हम दिखा रहे हैं, हम टेम्परेचर वाइज हम दिखा रहे हैं, ये हम डेंसिटी वाइज दिखा रहे हैं कि डेंसिटी ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, और दिखा सकते हैं ना। कोई सिर्फ ये लिखेगा तो उसको नंबर
जितना मिलेगा, और तुम अगर ये भी लिखोगे ऑब्वियसली बात है ज़्यादा नंबर मिलेगा। हम इसको इतनी बार हम इसको एक अथी में और तोड़ दिए हैं इसको, एक अभी कर दिए हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस, सीधे सीधे कर दिए हैं कि 80 किलोमीटर तक जो है ना, ये हमारा किलोमीटर है, 80 किलोमीटर तक जाएंगे ना तो हमारा ये होमोजीनियस लेयर रहता है, और उसके बाद हमारा हेट्रोजीनियस लेयर आ जाता है। एक्चुअली क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ढेर सारे गैसेस का बना हुआ, मिल करके बना हुआ है। तो ये जो गैस का बना हुआ है, जो मिल के बना हुआ है ना, लेकिन उसको हम आराम से, मतलब कि ऐसा नहीं, हमारा जो गैस का प्रॉपर्टी, हमारा जो गैस है ना, एयर एटमॉस्फेयर जो है ना, उसमें गैस का मिलकर बना हुआ तो है, इतने अच्छे से मिला हुआ है ना कि ये जो गैस का जो मतलब कि जो रूल्स वगैरह होता है ना, चार्ल्स रूल, बॉयल्स रूल, बहुत सा गैस का रूल्स होता है ना, उसको भी उसको मतलब कि फॉलो करता है। एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे देखोगे ना, सारा रूल्स को फॉलो करता है। गैस तो है बना हुआ मिक्सचर का, लेकिन बेल मिक्सड है, एकदम अच्छे से मिला हुआ है। और 80 किलोमीटर तक जाओगे ना तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट तुमको नहीं, मतलब कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो मिक्स किया हुआ है ना, मतलब कि मोर प्रोपोर्शनेट है, अच्छे से मिला हुआ है। इसके ऊपर जाओगे ना तो हल्का सा क्या होगा ना कि सम सेग्रीगेशन तुमको दिखेगा। इसके ऊपर जाओगे ना तो नीचे हल्का सा नाइट्रोजन का ज्यादा रहता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का गैस। ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन रहता है, फिर हीलियम रहता है, फिर हाइड्रोजन रहता है। क्यों? नाइट्रोजन का देखोगे तो कितना होता है, 7 दूनी 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 14 दूनी 28 ना हो जाएगा जी, नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 हो जाएगा ना, इसका 16 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4। ऑक्सीजन भी O2 फॉर्म में रहता होगा ना। यही तो समझाना चाह रहा है ना कि यहाँ पे नाइट्रोजन N2 फॉर्म में रहता है, इसलिए हैवी है, इसलिए नीचे रहता है, और ऑक्सीजन जो है ना एटम का फॉर्म में रहता है, मतलब ये ऑक्सीजन आयन के फॉर्म में रहता है, ऐसे समझो। तो ये जो है ना कि 16 ही इसका होता है, इसलिए ऊपर में होता है, और हीलियम होता है तब हाइड्रोजन होता है। याद कर लो, नो है, इसको ट्रिक याद कर लो। हाँ, इसलिए मतलब कि ओ फॉर्म में रहता है, एटम फॉर्म में, तो मतलब कि O2 O3 बनाता है। हाँ, के मतलब हाँ वो तो है ही। 80 किलोमीटर से ऊपर जाओगे ना तो यहाँ तो 16 किलोमीटर कहीं ऊपर है या 50 किलोमीटर के ऊपर है, तो मतलब कि 50 किलोमीटर ये तो एक जनरल एक रेंज है ना 80 किलोमीटर। उससे नीचे भी आओगे तो हल्का सा तुमको वैरी करेगा, जितना नीचे आओगे उतना अच्छा से होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा तुमको। तो ये होमोजेनियस हो गया, ऊपर हेट्रोजेनियस हो गया। ये याद करने का ट्रिक है, नो है, NOH नो है, याद कर लेना। तो इस तरह से हो गया, ये समझ में आ गया ना सारा। इसका देख लिया, ऑरिजिन देख लिया, कैसे बना, कैसे अर्थ कैसे बना, कैसे एटमॉस्फेयर हमको बना। ये देख लिया कि कंपोजिशन क्या है, क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, उसमें है गैसेस है, एरोसोल है, वाटर वेपर है। और फिर देख लिया कि स्ट्रक्चर देख लिया उसमें कि टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन, डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन और मिक्सचर ऑफ गैसेस, तीनों का देख लिए। समझ में आ गया ना? तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, जो क्लाइमेटोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं लाऊंगा, ऐसे से करवाता जाऊंगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए और साथ में बस करते रहिए। इस बार बस पार कर देना है, तुम साथ में लगे रहिए, और इस बार होगा ही और लेके ही रहना है। मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।